काफ़ी अच्छे नंबर्स हम देख रहे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। पहले तो इन जनरल कैसे देखा आपने इस तिमाही को? उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। सो ये तिमाही मतलब पहली जो दो क्वार्टर्स होते हैं उसमें जी। प्रैक्टिकली एक वीक क्वार्टर से शुरू करते हैं। और ये हुँ, क्वार्टर थोड़ा बेटर होता है बिकॉज थोड़ी फेस्टिविटीज आनी होती है तो डिमांड थोड़ी प्रॉप अप होती है। और इस बार हमने मतलब ग्रोथ भी करी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन भी तकरीबन 40% की ग्रोथ करी है इन आर डिसबर्समेंट। और प्रैक्टिकली जो हमारा ये हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर रहा है आज तक का, हमने तकरीबन 107 करोड़ की कंसोलिडेटेड में प्रॉफिट दिखाया है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है माइक्रो फाइनेंस के लिए। और अगर देखा जाए तो डिमांड भी काफी अच्छी है। और इस तरीके से अगर देख रहे हैं तो अगले दो क्वार्टर भी मतलब डिमांड दिखती है जिस तरीके से चल रही है। सो डेफिनेटली यस, आई थिंक इट्स बीन अ वेरी गुड क्वार्टर फॉर अस। डेफ़िनेटली सर, जो भी चैलेंजेस थे पिछली तिमाही के दौरान असम वगैरह देख लीजिए, वहाँ से आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो मैं समझना चाहूँगा अब क्या स्थिति आप देख रहे हैं? वहाँ से जो कुछ भी आना था, रिकवरी होनी थी, ऑलमोस्ट हो चुकी है या अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे देखने मिल रहे हैं सर आपको? तो असम में प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो भी डिसबर्समेंट पोस्ट दिस क्राइसिस शुरू करा था, तकरीबन हमने वहाँ पे तकरीबन 250 से 300 करोड़ के करीब पैसा बांटा हुआ है। और उसमें प्रैक्टिकली जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आ रही है। सो प्रैक्टिकली जिसके कहते हैं कि नील ही वहाँ पे पोर्टफोलियो एट रिस्क है, जो पार जो हम बोलते हैं, तो वहाँ पे जीएनपीए बिल्कुल नहीं आ रहे। असम का जो पैसा आना था, जो ये फर्स्ट ट्रांच हमें मिला है, और फर्स्ट टाइम में तकरीबन हमारे को 10 करोड़ के करीब हमारे को ये पैसा मिला है। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है टेक्निकली कि असम गवर्नमेंट ने क्रेडिट बिहेवियर को अच्छा करते हुए बेसिकली जो बोरोज की आउटस्टैंडिंग थी उसको फर्स्ट फेज में ये पैसा दिया है। सो इट इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर आल्सो एज वेल एज फॉर द कंपनी। क्रेडिट का डिमांड मैं देख रहा हूँ सर काफ़ी अच्छे से जा रहा है और जैसे हम देख रहे हैं हमारा ग्रोथ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश एक तरफ गवर्नर साहब कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने देखा है कि उन्होंने लिक्विडिटी के लिए भी कुछ तो मेजर्स लिए थे। अब आपको कैसे देखने मिल रहा है फेस्टिव सीजन में सो फार कैसे क्रेडिट की डिमांड आपने देखी है क्योंकि एमएफआई एक हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उसको देखते हुए मैं थोड़ा सेंटिमेंट वाइज ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर। सो देखिए, हम लोग 78% रूरल में है। सो रूरल की जो डिमांड और जो इनकम जनरेशन होती है वो बहुत हद तक मॉनसून्स पे डिपेंड करती है। सो टेक्निकली मॉनसून्स ठीक रहे हैं इस बार। जो छुटपुट फ्लड की सिचुएशन थी वो टेक ओवर हो गई है, वो ठीक हो गई है प्रैक्टिकली। सो अगर आप पेंटअप डिमांड देखेंगे, अगर मॉनसून ठीक होते हैं, आपकी इनकम जनरेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है फार्मर्स और उसकी अलाइड एक्टिविटीज को लेके। इसको देखते हुए अगर जिस तरीके से हमारे को मॉनसून का जो एडवांटेज मिला है, खरीफ सोइंग क्रॉप्स के अंदर जो एडवांटेज मिला है, जो एकरेज बड़ी है खरीफ सोइंग के अंदर, इन सबको मिला के देखते हुए इस डिमांड को ये फर्दर आगे तक काफी अच्छी दिख रही है। एंड प्योर बेसिस पे अगर आप रूरल सेंटिमेंट्स को देखेंगे तो रूरल सेंटिमेंट्स में जो माइक्रो बिजनेसेस अलोंग विद फार्मिंग एक्टिविटी है वो बहुत बेहतर रही है। सो डेफिनेटली यस, आई थिंक it is a very positive sign again, I would say, in terms of demand coming in the next few quarters. अच्छा, ठीक है। ये जो एमएफआई की आपने बात की, उसमें ये जो टीएसएल है पर्टिकुलरली, उसके बारे में मैं समझना चाहूँगा। यहाँ पे जो परिवर्तन है, उसको कोई इम्पैक्ट कैसे देखा जाए, कैसे जस्टिफ़ाई इसे किया जाए और आगे के लिए क्या व्यूज़ रहेंगे आपके टीएसएल पे? सी देखिए, टीएसएल प्रैक्टिकली मतलब अगर हम देखा जाए तो हमने बीसी मॉडल अपना एक जी, शुरू किया टू लुक एट टू लुक एट द कैपेसिटी की वही माइक्रो फाइनेंस को हम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा उसको जी। एमएसएमई की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो दूसरा जो हमारा जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम टेक्निकली थोड़ी नॉन एमएफआई बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 12% हमारा नॉन एमएफआई बिजनेस है और उसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ज्यादा करने के लिए, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस हमारा मेजर पोर्टफोलियो है। बट हमारे लिए जो प्रैक्टिकली सब्सिडीज के थ्रू देख रहे हैं वो हम एमएसएमई एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को हुँ। काफी अच्छे तरीके से रूरल फोकस करते हुए उसको देखना चाह रहे हैं।
ठीक है सर। और हाउसिंग की जैसे आपने बात की, मैं समझना चाहूँगा क्योंकि एमएफआई में क्या है कि टिकट साइज़ कम रहता है लेकिन वॉल्यूम बड़े रहते हैं। जैसे हाउसिंग देख लीजिए तो टिकट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है लेकिन वॉल्यूम को आप बढ़ाने की कोशिश में है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे से वो ग्रो कर भी रहा है। तो यहाँ पे क्या आने वाले वक्त में फोकस रहेगा आपका? और जैसे मैंने शुरुआत में वो सेंटिमेंट वाइज समझा था कि लोगों को क्रेडिट लेने की अभी भी एक प्लानिंग लोगों की है, तो उसको देखते हुए हाउसिंग में जैसे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि सबके पास एक घर होना चाहिए, उसको देखते हुए मैं ये समझना चाहूँगा पर्टिकुलरली सेगमेंट को सर। सो हाउसिंग जो नॉर्मल हाउसिंग आज की डेट में कंपनीज कर जी। रही है वो अर्बन फोकस्ड है। सो अर्बन फोकस में जो जी। अफोर्डेबल हाउसिंग भी है वो प्रैक्टिकली आप मेजर टाउन्स और टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में ज्यादातर देखेंगे। हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस हाउसिंग में भी रूरल की तरफ ही ज्यादा है। तो हमारे लिए हम्म। प्रैक्टिकल क्या है, एक बहुत ओपन फील्ड है अगर देखा जाए। तो रूरल हाउसिंग अगर आप बात करेंगे तो रूरल हाउसिंग में अभी भी बहुत बहुत ही कम मतलब आई थिंक गिनती के बराबर प्लेयर्स हैं जो रूरल हाउसिंग पे फोकस करते हैं। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है देखने के लिए। आप रूरल के अंदर होम इम्प्रूवमेंट्स, होम एक्सटेंशंस, आप इसके ऊपर बहुत कंसंट्रेट हम करना चाह रहे हैं। और इसी की वजह से जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके ऊपर जो फोकस है वो मेजरली रूरल के है। हमारा जो प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सेगमेंट है वो तकरीबन एवरेज टिकट साइज 7 से 8 लाख रुपए है। पर जो रूरल में हम जो फोकस करते हैं वो तकरीबन 3 लाख या 4 लाख के आसपास है। सो इस वाले सेगमेंट जी। में आप बहुत प्लेयर्स नहीं दिखेंगे और डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा है बेसिकली बिकॉज अभी उस कैटेगरी को कोई देख नहीं पा रहा है। सो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अगेन लार्ज पूल है देखने के लिए आगे के हाउसिंग बिजनेस को फोकस करने के लिए। ठीक है सर। इसके अलावा मैं देख रहा था इस बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, तो किस प्रकार के एक्सपेंडिचर पे हमारा फोकस है? ब्रांच नेटवर्क वगैरह और एक्सपेंड करने की आपकी योजना आने वाले वक्त में? देखिए हम प्रैक्टिकली कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे बिकॉज अभी हम हमने ओके। कैपिटल रेज चल रहे रेगुलेटरी। बट हाँ, यस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे काफी हमने प्रूव डाउन किए हैं अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखेंगे। एंड इसी तरीके से मतलब हम एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं अपने पूरे सिस्टम में। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मार्जिन्स मैं समझना चाहूँगा पर्टिकुलरली सेगमेंट वाइज अगर आप बता सके तो, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है लेकिन जैसे हम समझ रहे हैं इंटरेस्ट रेट थोड़े जो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली थोड़े से स्टेबल हुए हैं और मे भी हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़े कम भी हों। ऐसी स्थिति में क्या आपको लग रहा है मार्जिन्स पीक आउट हो चुके हैं? पर्टिकुलरली एमएफआई को अलग से आप जस्टिफाई कीजिए और हाउसिंग है या एमएसएमई है उसके लिए आप अलग से थोड़ी बात कीजिए सर। सो हाउसिंग और एमएसएमई अभी बड़ा छोटा बिजनेस है तो वहां पे अभी हमारे को जो जी। कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो वो एडवांटेज है वो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं जब तक वो धीरे धीरे करके तक बड़ी नहीं होंगी। बट अगर मार्जिन देखेंगे हमारे मार्जिन स्टेबल रहे हैं पिछले क्वार्टर्स में। अगर आप देखेंगे तो वो 12-12.5% के आसपास ये वाला क्वार्टर बल्कि ज्यादा अच्छा गया, तकरीबन 13% के करीब माइक्रो फाइनेंस का हमारा मार्जिन रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो कहानी है, जो इंक्रीज हो रहे थे वो आई थिंक काफी हद तक इंक्रीज आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग माय सेंसेस की आई थिंक पिक्ड आउट हो गए हैं जो रेट्स है। एंड हमारे लिए भी ये स्टेबल निम का एनवायरनमेंट है और इसी स्टेबल एनवायरनमेंट में हम मतलब जिस तरीके से काम कर पा रहे हैं वही कर पाएंगे। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स हैव बॉटमड आउट इन टर्म्स ऑफ आवर कॉस्ट ऑफ फंड्स।